हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। वेलकम है आपको शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारी भरा वीडियो। आज के क्लास में छात्रों हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 और 2 का जो हमारे क्लास में ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर सहित व्याख्या हम करेंगे। पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर और दूसरा चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। जिनका भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है क्लास 12th में, उन सब बच्चों को मालूम होगा पॉलिटिकल साइंस की दो पुस्तकें हैं, एक समकालीन विश्व में राजनीति, एक दूसरा स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो समकालीन विश्व में राजनीति जो बुक है उसमें 9 चैप्टर हैं। उस 9 चैप्टर में पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर और दूसरा चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। ये दोनों चैप्टर का हम ऑफलाइन क्लास में हम अपने एग्ज़ाम ले चुके हैं, उसका एवेलुएसन कर चुके हैं। सभी बच्चे उनके सही जवाबों से अवगत भी हो चुके हैं, परंतु फिर भी कुछ बच्चों के कहने के रिक्वेस्ट के बाद हमने सोचा है कि उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएं। और आज की यह वीडियो उसी रिगार्डिंग में है, पार्ट 1 और 2 पॉलिटिकल साइंस का। क्लास 12th के जितने भी छात्र हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, अगर पॉलिटिकल साइंस के सारे प्रश्नों का आप यहाँ अभ्यास करें, इन वीडियो को देखें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज के क्लास में हम वही चीज़ें देखेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर का जितना भी VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि प्रश्न कभी आया हुआ है या आ सकता है, उन सभी प्रश्नों का हमने अपने क्लासरूम में ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लिया था। उन्हीं सारे प्रश्नों का हम उत्तर सहित व्याख्या कराएंगे। आइए शुरू करते हैं आज के क्लास। इसके पहले हम आपको बताते चलें कि इस शर्मा आर्ट्स क्लासेस के आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दें, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए इतना ही कहकर हम आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न पत्र। आपके स्क्रीन पर प्रश्न पत्र दिखाई पड़ रहा होगा। इन प्रश्न पत्र में देखें, ऊपर लिखा हुआ है डीपली नॉलेज विथ बेटर रिजल्ट, यानी हमारा ये टैग लाइन है कि हम बच्चों को बेटर रिजल्ट तो देते ही हैं, लेकिन उसके पहले उसे डीपली नॉलेज देते हैं, इसी से बेटर रिजल्ट आता है। शर्मा आर्ट्स क्लासेस हमारे कोचिंग का नाम हो गया। फॉर 11th 12th और BA इकोनॉमिक्स का कोई ऑनर्स या सब्सिडी है बच्चा तो उसका क्लास हमारे यहाँ चलता है। वेन्यू ये जगह है भवानीपुर जिला मोतिहारी, महिला कॉलेज के निकट है। यहाँ मेरा नाम हो गया चंदन शर्मा, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। टेस्ट एग्जामिनेशन है, क्लास 12th है। क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे। पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का लेसन 1 और 2 ये दोनों पार्ट का हम जो भी एग्ज़ाम लिए थे उसका टेस्ट डिस्कशन यहाँ करा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम चेक्ड बाय ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये सारी चीज़ें तो है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पत्र हैं। ठीक है, निम्नलिखित सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला सवाल है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो देखिए बच्चों, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, पहले हम आपको बता दें कि दो प्रतिद्वंदियों के बीच जब बातों की कहा-सुनी की लड़ाई होती है, बातों की लड़ाई होती है, असल में कोई युद्ध होता नहीं है कि हथियार उठा लिए जाए, लेकिन युद्ध के जैसे संपूर्ण हालात बन जाते हैं। यह किसी युद्ध से कम भी खतरनाक नहीं होता है, दहशत का माहौल रहता है, सारे लोग डरे सहमे रहते हैं, वह युद्ध का जैसा ही वातावरण बन जाता है। इसलिए इतिहासकारों ने, पॉलिटिशियनों ने इसे एक युद्ध का नाम दिया है जिसका नाम है शीत युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और रूस के बीच यह शीत युद्ध शुरू हुआ था और 1945 से लेकर के 1991 तक, जब तक दो ध्रुवीयता का अंत नहीं हुआ रूस का, तब तक यह विश्व युद्ध तब तक यह शीत युद्ध चलता रहा। ये बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही भयावह भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है शीत युद्ध का अंत कब हुआ। सवाल है, पहला ऑप्शन है ए 1991, बी है 1891, सी 2001 और डी है 2002।
तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया था, क्योंकि दो ध्रुवीयता में रूस का खात्मा हो गया और इस तरह शीत युद्ध का अमेरिका रूस के बीच जो टकराव थी वह कुछ कम हुआ। टकराव तो अभी पूर्णतः कम है नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में दुनिया के कहीं ना कहीं शीत युद्ध का तो आलम रहता ही है, लेकिन हाँ, वो जो भयावह स्थिति थी 1945 से 91 के बीच वह कम हो गया। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध से क्या आशय है? इसका अर्थ है पूर्व बनाम पश्चिम का मतलब पूर्वी देश का मतलब हुआ रूस और रूस से जुड़े हुए जितने भी साम्यवादी देश हैं, और पश्चिम का मतलब अमेरिका और पूंजीवादी देश है, यूरोपीय देश हैं। ये इन सारी देशों को पूंजीवादी देशों को पश्चिमी देश के रूप में जाना गया है। ठीक है, तो पूर्व और बनाम पश्चिमी का संबंध किससे है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है विश्व युद्ध से, ऑप्शन नंबर बी है शीत युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी है तनाव शैथिल्य से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तर शीत युद्ध दौर से। यानी पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध शीत युद्ध से है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच क्या हुआ था, जुबानी जंग हुए थे, तनाव की स्थिति बरकरार थी, यह शीत युद्ध बहुत ही खतरनाक था। तीसरा सवाल है, राष्ट्रपति रीगन ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा है? राष्ट्रपति रीगन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने सोवियत संघ रूस के लिए ये वक्तव्य कहा था, दुष्ट साम्राज्य उसे कहा था। यानी सोवियत संघ को राष्ट्रपति रीगन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन ने दुष्ट साम्राज्य कहा। अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1982, ऑप्शन नंबर बी 1983, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1970। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1983 बी। इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी हम फैक्ट भी आपको हम बताते चले। गुट निरपेक्ष देश क्या है? गुट निरपेक्ष देश का मतलब जब शीत युद्ध का वाक़या चल रहा था 1945 से 91 के बीच, पूरे विश्व में दहशत का माहौल था। एक तरफ पूंजीवादी देश खड़े थे, दूसरे तरफ साम्यवादी देश, ये आपस में एक दूसरे पर छीटाकशी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रहे थे। लग रहा था कि विश्व युद्ध फिर तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। ऐसे में जो बीच के देश थे, ना ही पूंजीवाद के तरफ थे ना ही साम्यवाद के तरफ थे, तो उन्होंने एक तीसरी शक्ति बनाने का, एक तीसरा ध्रुव बनाने का संकल्प लिया और ये दोनों गुटों का बहिष्कार किया। इसी को गुट निरपेक्ष कहते हैं और इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था 1983 में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यह भी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला बैठक कब और कहाँ हुआ? तो देखिए, गुट निरपेक्षता का पहला बैठक 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर में सबसे पहले हुआ था। वहीं से ये तय हुआ कि नहीं हमें साम्यवादी देशों के साथ जाना है, नहीं अमेरिका के पूंजीवादी देशों के साथ जाना है, हमें एक तीसरी शक्ति के रूप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत करना है, और उसमें भारत अग्रणी था। इस तरह गुटनिरपेक्ष देशों की स्थापना होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, और भारत में 1983 ईस्वी में इसकी बैठक हुई थी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से हैं? ऑप्शन नंबर ए है विकसित देश, बी है विकासशील देश, सी है विकसित और विकासशील देश दोनों, और डी है विकसित देश। तो देखिए G77 यानी 77 है, ये बहुत अधिक है, तो इसमें विकासशील हो जाएगा। याद रखिएगा G77 जो है, जी का मतलब ग्रुप होता है, यानी 77 देशों का यह एक ग्रुप है जो कि विकासशील देशों से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने? नाटो क्या है पहले यह समझ लीजिए। नाटो जो है अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है, इसमें 28 देश शामिल है। इसका पूरा फुल फॉर्म है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ हम लिख देते हैं नाटो, NATO। ठीक है, नाटो। तो ये नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ईस्वी में हुई थी, और ये नाटो जो है अमेरिका स्थापना का मेन उद्देश्य ही था अमेरिकी हितों की रक्षा करना, अमेरिकी हितों की रक्षा करना और साम्यवादी देशों से यूरोपीय देशों का मतलब यूरोपीय देशों का सहयोग देना, इसलिए नाटो की स्थापना। इसमें ज़्यादातर देश अमेरिका समर्थित है, अमेरिका समर्थित सभी हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, सैन्य संगठन है, इसमें 28 देश शामिल है, ये शक्तिशाली है, सैन्य संगठन है।
अमेरिका इसका नेतृत्व करता है। अभी हाल ही में नाटो में ही शामिल होने के लिए यूक्रेन कूद रहा था, तो रूस जो है उससे अपने आप को खतरा महसूस किया। इसी वजह से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। किस देश ये नाटो से रिगार्डिंग कुछ फैक्ट थे। अगला इसका सही उत्तर अब देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रांस। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑप्शन में से फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस ने ये एक बार कई बार ये चिंता जताई थी कि अमेरिका का नेतृत्व हमारे लिए सही नहीं है। फ्रांस चाहता था कि यूरोपीय देश कोई इसका क्या करे, नेतृत्व प्रदान करे, ठीक है। तो फ्रांस उसका उत्तर हो जाए। अगला सवाल है हॉटलाइन समझौता कब हुआ था। तो हॉटलाइन समझौता 1963 ईस्वी में हुआ था। ये हॉटलाइन समझौता क्या है, ये दो देशों के बीच ये जब भी ये समझौता होता है तो इस समझौता के मुताबिक उस दोनों देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, 24 घंटा में कभी भी एकदम तुरंत कभी भी बात कर सकते हैं, किसी भी कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने की स्थिति में। तो ये हॉटलाइन समझौता होता है। अमेरिका और रूस के बीच ये समझौता साइन हुआ था 1963 ईस्वी में, ठीक है। अमेरिका और भारत के बीच भी हॉटलाइन समझौता की बात हमेशा होती रही है, और बराक ओबामा जब थे अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के बीच ये हॉटलाइन समझौता हमारे साथ भी अमेरिका कर चुका है। आगे देखें, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ रूस ने 1955 ईस्वी में वार्सा संधि बनाया था, क्योंकि जब 1 अप्रैल 1949 को किसकी स्थापना होती है, नाटो की। ये नाटो अमेरिका के हितों की रक्षा करेगा और रूस को कड़ी मुकाबला देगा, इसलिए रूस ने साम्यवादी देशों का सहयोग लेकर एक अलग संगठन बनाया। ये 1955 की घटना है, वार्सा संधि। हालांकि जब रूस का विघटन हो गया 1991 में, 25 दिसंबर 1991 के एक सम्मेलन में इस वार्सा संधि को डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया। आज के डेट में ये वार्सा संधि अस्तित्व में नहीं है, लेकिन नाटो अभी भी अस्तित्व में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है सन 1953 ईस्वी में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बना। तो देखिए 1953 में ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर बने हुए थे। आइजनहोवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना जताई। देखिए ये पाकिस्तान जो है, भारत से विभाजन होने के बाद एक नया मुल्क बना, और पाकिस्तान हमेशा से भारत के विपरीत सोच रखता था। वह चाहता था भारत को हम नीचा दिखाए, कमज़ोर दिखाए, इसलिए वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई छोटे बड़े संगठनों में धड़ाधड़ शामिल हो जा रहा था। तो इसी प्रकार का सीटो एक संगठन है, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना जो है ना कहाँ हुई थी मालूम है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी मनीला में ये सीटो की स्थापना हुई थी, और इसी सीटो में अगर पाकिस्तान शामिल हो जाता है तो भारत के लिए खतरा हो सकता है, और होगा ही। इसी चीज़ को देखकर उस समय 1954 में हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के इस अमेरिकी सैनिक गुट सीटों में शामिल होने पर तीखी आलोचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाटो में नहीं, रियो में नहीं, इनमें से कोई नहीं, सी हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर, शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध नहीं हुआ था, उसमें तो रूस हार ही गया था, वहाँ तो बोल्शेविक क्रांति हो गई थी, जिसके वजह से शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी नहीं हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और डी है प्रथम विश्व युद्ध के पहले। तो देखिए ये चारों ऑप्शन आप गौर से पढ़ें, सीधे देख के नहीं मार देंगे। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई, 1945 के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, रूस ने जर्मनी को हराया और अमेरिका ने जापान को हराया। ये अमेरिका और रूस अपने आप को बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिए पूरे विश्व में, और ये दोनों देश चाहते थे कि हम नंबर 1 देश है, और इसी सुपर पावर को लेकर के दोनों देशों के बीच तीखी झड़प या तीखी बहस या बातों की लड़ाई या आरोप प्रत्यारोप हमेशा देखने को मिलता था। तो वही स्थिति युद्ध की स्थिति होती है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, और समाप्त कब हुआ, 1991 में दो ध्रुवीयता का जब अंत हुआ और रूस का खात्मा हुआ तब हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ। तो देखिए अप्रैल 1961 में ख्रुश्चेव रूस के राष्ट्रपति बने। उन्होंने क्या किया, अपनी सारी मिसाइलें
क्यूबा एक लैटिन अमेरिकी देश है। तो अमेरिका के जस्ट दक्षिण में जो है ये क्यूबा देश स्थित है और ये साम्यवादी देश है, इसलिए रूस के विचारों से सहमत था। तो रूस ने क्यूबा में जाकर के अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका के को मतलब अमेरिका इससे भयभीत हो गया और दोनों के बीच 1962 में प्रशांत महासागर में आमने सामने की स्थिति हो गई थी। युद्ध जैसा माहौल था। वजह यह थी कि अमेरिका चाहता था कि मेरे बगल पड़ोसी देश क्यूबा में रूस जो है अपना सैनिक बेड़ा बना रहा है, मिसाइल टांग रहा है, इससे मुझे खतरा है, हम जो है ऐसा नहीं करने देंगे। और रूस चाहता था कि अमेरिका जब पूरे विश्व में पूंजीवादी देशों का अपने साथ मिला रहा है तो भाई उसके बगल का कोई देश मेरे साथ आना चाहता है तो हम क्यों नहीं आए। तो ये दोनों के बीच जो है कि एक बड़ा संकट का स्थिति आ गया था। ये साल था 1962 और लग रहा था तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन दोनों ने सहमति रखा, यूएनओ ने भी हस्तक्षेप किया, तब जाकर ये हटा। तो ये क्यूबा का मिसाइल संकट बहुत ही खतरनाक था। ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसे देखेंगे। 1961 ए है, ऑप्शन नंबर सी 1963 है, 64 डी है, तो बी हो जाएगा 1962। चलिए 13वां नंबर सवाल, ये 12 नंबर क्वेश्चन एकदम ध्यान रखेंगे, ये पहला चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 13 नंबर सवाल है, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे। तो क्यूबा का जब मिसाइल संकट हुआ था तो सोवियत संघ का राष्ट्रपति अभी बताए हैं अप्रैल 1961 में ख्रुश्चेव राष्ट्रपति बना और 62 में उसी ने क्यूबा का मिसाइल संकट करा दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्रुश्चेव। ठीक है, चलिए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 दिसंबर 1991, बी है 90, सी है 92, डी है 93। तो 93, 92, 90 नहीं होगा बल्कि 91 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल है 15 नंबर। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है और ये सारे एग्जाम के दृष्टि से ही सजाए गए हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये सारे सवाल आ चुके हैं और आएंगे भी। इन प्रश्नों का खूब ध्यान दे के आप चिंतन करें और ध्यान में बसाएं, इसे याद रखें। सवाल है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ना की स्थापना कब हुई। तो 1957 में रोम की संधि द्वारा ये तय हुआ था। बाद में इसी संधि का नाम बदल के यूरोपीय संघ कर दिया गया 1992-93 में। ठीक है, 16 नंबर सवाल है, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे। तो विश्व राजनीति का जो दो ध्रुव है अमेरिका और रूस है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है और रूस साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है और दोनों देश आपस में जो है शीत युद्ध को बढ़ावा दिए। ये दोनों ध्रुवीयता पूरे विश्व के लिए खतरा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ रूस। ठीक है, चलिए सी जर्मनी जापान नहीं होगा, ए भारत चीन नहीं होगा, डी ब्रिटेन फ्रांस नहीं होगा। 17 नंबर सवाल बहुत वीवीआई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे ध्यान दें। देखिए ये असल में एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में लंदन में हुई थी। ब्रिटेन में लंदन वहाँ की जो राजधानी है वहीं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व भर में अगर कहीं भी किसी भी देश में अगर आम व्यक्ति के प्रति या किसी मनुष्य के प्रति अगर कोई भेदभाव हो रहा है इंसानियत से को लेकर के अगर किसी तरह की, तो वहाँ पर मानव का जो कुछ अधिकार है उसके लिए ये संगठन आगे आता है, उनकी रक्षा करता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, मानवाधिकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए है बाल श्रम, सी है पर्यावरण, डी है शिक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानवाधिकार। अगला इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट, दो फैक्ट हम यह भी बता देते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है 1961 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है और बर्लिन के बीचों बीच माने एक दीवार खींच दी गई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शीत युद्ध का नतीजा था। अमेरिका रूस आपस में जर्मनी को आधा आधा बांट लिया था, पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी। बहरहाल हम क्वेश्चन देखते हैं, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है। तो देखिए शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष यानी शीत युद्ध इतना चरम पर था कि किसी देश के दो टुकड़े हो गए। इसलिए टुकड़े हो गए कि जर्मनी में दो विचार के लोग थे। एक जो अमेरिका के विचारों से सहमत था वो पश्चिमी जर्मनी बन गया
और जर्मनी का आधा हिस्सा जो पूर्वी हिस्से में था वो रूस के प्रभाव से प्रभावित था। इसलिए पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दो तरह के विचार एक ही देश में आने लगे। इसको लेकर के एक दीवार खींच दी गई बर्लिन की, प्रतीकात्मक दीवार, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, और जर्मनी दो भाग में बट गया। बाद में 1989 ईस्वी में इस दीवार को गिरा दी गई और पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया गया और इस तरह जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, लेकिन वही कोरिया जब दो भाग में बटा, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, तो उसका एकीकरण नहीं हो पाया। वो आज भी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बटा हुआ है। तो ये शीत युद्ध की वजह से अमेरिका और रूस के प्रभावों से कई देशों का बंटवारा भी हो गया। ठीक है, अगला सवाल है व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे है। देखिए, व्लादिमीर लेनिन का संबंध तो सीधा सी हो जाएगा, सोवियत संघ, अमेरिका से, ब्रिटेन से और ना ही जर्मनी से है। देखिए, सोवियत संघ से इसलिए है क्योंकि व्लादिमीर लेनिन कौन था, बोल्शेविक क्रांति का जनक था। और आपने 10th क्लास में 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति को पढ़ा होगा, जिसमें सोवियत संघ रूस में किस तरह व्लादिमीर लेनिन ने जार का अंत किया, वहाँ नई सरकार आई। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन का संबंध सोवियत संघ से है। अभी व्लादिमीर पुतिन नाम के एक व्यक्ति हैं जो रूस के क्या है, राष्ट्रपति हैं। अगला सवाल देखिए, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, तो 1979 हो जाएगा, 79। 1917 में नहीं, 1930 में नहीं, 1924 में नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1979। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही वीवीआई प्रश्न सब है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी एक से एक प्रश्न है, कोई भी प्रश्न कमज़ोर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ है। स्टालिन संविधान, देखिए, जब रूस में लोकतंत्र की सरकार आई और जार का खात्मा हुआ तो नई सरकार स्थापित हुई। लेनिन की सरकार आई, ट्रोट्स्की की, केरेंस्की की, कई सरकार आई। तो स्टालिन की जब सरकार आई थी तो उन्होंने अपना एक संविधान बनाया था जिसे स्टालिन संविधान के नाम से जानते हैं, और ये स्टालिन संविधान 1936 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 1924, सी है 1977, डी है 1999। देखिए, 1924 जो है अभी बताया है व्लादिमीर लेनिन, तो व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, यह भी याद रखिएगा, ये रूस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है पोलैंड में सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो पोलैंड में सॉलिडरिटी आंदोलन का नेतृत्व लेख वालेसा ने किया था। ठीक है, पोलैंड कहाँ है, जर्मनी के बगल में है, यूरोपीय देश है। यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 1980 में और उसका नेतृत्व लेख वालेसा ने किया था। ठीक है, चलिए 23वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये 22 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 23 है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। देखिए, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल CIS के नाम से जाना जाता है, CIS। ठीक है, CIS इसका मतलब हुआ कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। ठीक है, इसकी स्थापना जो है कि कब हुई थी, जब रूस का विघटन हुआ था और रूस छोटे छोटे 15 टुकड़ों में टूट गया था। जैसे कि यूक्रेन उसी का अंग है जो आज युद्ध कर रहा है रूस से, ये सोवियत संघ के विघटन के बाद ही बना था। यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, चेचनिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, ऐसे कई देश थे छोटे बड़े जो रूस के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। ये 15 गणराज्य रूस से 1991 ईस्वी में अलग हो गए। इसी घटना को रूस का विघटन कहते हैं और इस 15 गणराज्यों ने मिलकर के अपना एक संगठन बनाया जिसका नाम है CIS और हिंदी में उसका नाम है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल। तो इसकी स्थापना किसने की, सवाल ये है। तो मिखाइल गोर्बाचेव उस समय राष्ट्रपति था 1991 में जब रूस का विघटन हुआ था। बहुत अच्छा राष्ट्रपति था ये, लेकिन कुछ स्थितियाँ इसके अगेंस्ट थी, इसलिए यह संभाल नहीं सका और रूस का विघटन हो गया। अमेरिका की भी इसमें दखलंदाजी बहुत बड़े पैमाने पर थी। यहाँ क्वेश्चन है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का स्थापना किसने किया, तो येल्त्सिन। मिखाइल गोर्बाचेव को हटाने के लिए बोरिस येल्त्सिन ने ही रूस के जितने भी गणराज्य थे उसको भड़का दिए और मिखाइल गोर्बाचेव के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा आंदोलन करवा दिया। और इस आंदोलन का नतीजा हुआ कि ये 15 गणराज्य रूस से अलग होकर के एक नया स्वतंत्र देश बना लिया। ठीक है, तो इस काम को किसने किया, बोरिस येल्त्सिन ने किया। बाद में रूस का जब विघटन हो गया तो ये बोरिस येल्त्सिन वहाँ का राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है
वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो वारसा संधि जो था 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसमें रूस और रूस के विचारों से सहमत होने वाले जितने भी दूसरी दुनिया के देश थे ये सारे शामिल थे। लेकिन 25 दिसंबर 1991 को ही 25 दिसंबर 1991 को ही इस वारसा संधि को समाप्त कर दिया गया। आज के डेट में ये अस्तित्व में नहीं है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी अमेरिका से बदला लेने के लिए, या अमेरिका के वार से रूस और रूस के समर्थित देशों को बचाने के लिए हुआ था, या नाटो का मुकाबला करने के लिए हुआ था, सिंपल समझिए। लेकिन वारसा संधि आज के डेट में नहीं है अस्तित्व में। तो वारसा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यूगोस्लाविया। चलिए, पोलैंड, अल्बानिया, पूर्वी जर्मनी नहीं होगा, यूगोस्लाविया हो जाएगा। अगला सवाल है 25, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? देखिए, अभी वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी में होती है। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसमें जो है कि 4 अप्रैल, ठीक है। देखिए, सवाल है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 7। तो 4, 5, 6, 7 कोई नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर ऑप्शन, इसमें उत्तर नहीं है लेकिन 8 देश है। ठीक है, 8 है। इसमें अभी थोड़े दिन पहले ही 7 था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। तो संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? 8। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है देखिए आप अपने स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो देखिए, चीन नाटो का सदस्य नहीं है, रूस तो नाटो के एकदम खिलाफ है, वारसा संधि का जनक है, भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा है, तो ब्रिटेन जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और यही जो है नाटो का सदस्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे और आपका तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के, देखिए सोवियत संघ कहने का मतलब ये हुआ 1991 के समय जाइए, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, 15 गणराज्यों में ये बट गया, तो उस घटना को क्या कहते हैं? रूस का सोवियत संघ का विघटन कहते हैं। मतलब सोवियत संघ खत्म हो गया, अब एक नया देश बनता है, रूस बड़ा रह गया, 15 देश अलग अलग हो गए। तो सोवियत संघ का अंतिम जो राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव था, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव के ही शासनकाल में सोवियत संघ का विघटन हुआ, और जो नया राष्ट्रपति बना बोरिस येल्त्सिन, वो सोवियत संघ का राष्ट्रपति नहीं था, वो केवल रूस का राष्ट्रपति था, क्योंकि सोवियत संघ तो था ही नहीं, उसका खात्मा हो गया, विघटन हो गया। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? किस देश के प्रभुत्व से? तो एक ध्रुवीयता अमेरिका के से कायम हुई, क्योंकि 1991 से पहले, सोवियत संघ के विघटन के पहले पूरे विश्व में 2 ध्रुवीयता थी, अमेरिका और रूस। लेकिन रूस का जब विघटन हो गया तो उसकी प्रभाव कम हो गया, साम्यवादी देशों का, दूसरी दुनिया का पतन हो गया। तो पहली दुनिया जो अमेरिका था, इसका पिलर और मजबूत हो गया और शक्तिशाली बन गया। इससे विश्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई। ठीक है, तो सवाल आता है किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। सोवियत संघ, चीन, फ्रांस नहीं होगा, अमेरिका होगा। अगला सवाल है 29 नंबर, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की थी? ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी था, आप पीछे करके देख सकते हैं कि पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने आलोचना की थी। तो 1954 ईस्वी में एक संगठन अमेरिका ने बनाया था, सीटो। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में है सीटो। ठीक है, तो इसमें 1954 ईस्वी में बनाया गया था। सीटो का मतलब SEA है ना, SEATO, साउथ ईस्ट एशियाई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम हुआ। 1954 में बनाया गया था और इसमें शामिल होने से भारत को खतरा था, इसलिए 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आलोचना की थी पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? देखिए, पूर्व साम्यवादी देशों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था ए अपनाई थी,
और क्योंकि पूर्व साम्यवादी देशों, साम्यवाद शब्द ही समाजवाद से है, साम्यवाद से जुड़ा हुआ है, तो पूर्व साम्यवादी का मतलब 19 उसके पहले जितना है वो सब समाजवादी अर्थव्यवस्था। बाद में जो है कि रूस का जब विघटन हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था से, उसने अपनी थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में चेंजिंग लाया, तो उसने उदारवादी व्यवस्था को भी अपनाया। पूर्व साम्यवादी देशों ने बाद में उदारवादी व्यवस्था भी अपनाया। तो इस तरह ये 30 प्रश्न हैं, ये 30 प्रश्न आपके बहुत काम की चीज़ें हैं। इधर आप देख सकते हैं ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, 30 ऑब्जेक्टिव है, दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न हैं। और ये सारे प्रश्नों का हम जो है कि डिस्कशन करा दिए हैं ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको काम आए होंगे। आप इसे देखें, इसका अध्ययन करें, इन सारे प्रश्नों का नोट डाउन करें, ठीक है, इसका अभ्यास करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, और जिन व्यक्ति को ये वीडियो मददगार साबित हो सकता है उन तक ज़रूर शेयर करें। अपने विचार सजेशन के माध्यम से कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के क्लास को हम दी एंड करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।